हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 रिपोर्ट ऑफ एन एडजुकेंट एडजस्ड केस, है ना। तो क्या दिया हुआ है चैप्टर नंबर 7 में कि एक बहुत ही एडजस्ड केस रहता है, जो असाधारण केस रहता है, जिसके बारे में रिपोर्ट देनी होती है। तो चलिए देखते हैं। इस जो पोयम है इसके राइटर हैं विलियम कॉपर, जिनका बर्थ हुआ था 1731 में एंड डेथ हुई थी 1800 में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? बिटवीन नोज एंड आइज अ स्टैंड कॉन्टेस्ट अरोज, द स्पेक्टिकल सेट देम अनहैप्पीली स्ट्रॉन्ग। तो क्या होता है एक बार कि नोज़ और आइज़ के बीच में बहुत ही स्ट्रेंथ कॉन्टेस्ट अरोज, मतलब कि झगड़ा हो जाता है बहुत भयानक वाला। द स्पेक्टिकल सेट दम अनहैप्पीली रॉन्ग, और ये झगड़ा होता है स्पेक्टिकल्स को लेकर, चश्मे को लेकर। दोनों बोलते रहते हैं कि चश्मा किसके लिए बनाया गया। दोनों का मानना रहता है कि नोज़ बोलती है कि चश्मा मेरे लिए बनाया गया है और आइज़ बोलती है कि चश्मा मेरे लिए बनाया गया है। इस प्रकार दोनों में बहुत क्वेरल झगड़ा हो जाता है। क्या होता है अब देखिए आगे। द पॉइंट इज डिस्प्यूट वाज एज ऑल द वर्ल्ड नो टू विच इज सेट स्पेक्टिकल्स आउट टू बिलोंग। दोनों कहते रहते हैं कि संसार जानता है कि स्पेक्टिकल किसके लिए बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है। ओके, इस प्रकार से दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चलती रहती है। सो टोंगे वाज द लेयर, उतने में जो टोंगे रहती है, जीभ रहती है, वो लॉयर कोट वोट पहन के जाती है, लॉयर का काम करने लगती है। एंड आर्ग्यूड द केस, और इस केस को संभालती है। विच अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड अ विग फुल ऑफ लर्निंग, जो बहुत ही स्किलफुल रहती है टोंगे, उसे सारे हुनर पता रहते हैं केस लड़ने के, और वह बहुत अच्छी मतलब सीखी सुखाई रहती है ना। अब देखिए आगे। विच चीफ ब्राउन ईयर सेट ऑफ बैलेंस द लॉ टू फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिशर्निंग। उतने में फिर जो ईयर, जो कान है, वह लॉ को बैलेंस करते हुए चीफ बनाए जाते हैं, चीफ ब्राउन बनाए जाते हैं। मतलब जो मेन जो जज रहते हैं वो ईयर रहेंगे, कान रहेंगे। सो फेम फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिशर्निंग, और वह भी बहुत टैलेंटेड रहते हैं। अब आगे। इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर एंड यू लॉर्डशिप ही सेड विथ अनडाउटफुली फाइन। अब इस प्रकार से केस स्टार्ट होता है। टोंगे किसकी ओर से लड़ती है? अभी नोज की ओर से बोलती है। इट बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर एंड यू लॉर्डशिप ही सेड विल अनडाउटली फाइन। तो वह टोंगी बोलती, सर मैं योर लॉर्डशिप सर, मैं नोज़ के साइड से कुछ बोलना चाहूँगी, और वो भी अनडाउटफुली बोलना चाहूँगी। इस प्रकार से वह केस लड़ती है कि बहुत तेज़ रहती है वो। तो इस प्रकार से बोलती है कि उससे सारे लोगों को ऐसा लगता है कि केस इसी की तरफ जाना चाहिए। तो अब बोलती है दैट द नोज़ हैज़ हैड स्पेक्टिकल ऑलवेज इन वियर विच अमाउंट टू पोजिशंस टाइम आउट ऑफ माइंड। तो बोलती है कि नो, जो स्पेक्टिकल रहता है उसे नोज़ हमेशा पहने रहती है। विच अमाउंट टू पोजिशंस टाइम आउट ऑफ माइंड, है ना। चाहे हम दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कुछ भी हो, नोज़ क्या होती है? चश्मे को पहने रहती है। द होल्डिंग द स्पेक्टिकल अप टू द कोर्ट योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व दे आर मेड विथ स्टेडल। तो वह बोलती है कि स्पेक्टिकल किसके लिए बनाया गया है? नाक के लिए बनाया गया है, क्योंकि नाक हमेशा उसको जो चश्मा, जो स्पेक्टिकल को नोज़ हमेशा पकड़े रहती है। योर लॉर्डशिप मिलॉट ऑब्जर्व दे आर मेड विथ अ स्ट्रगल। आपने ऑब्जर्व किया होगा सर जज कि वहाँ पर एक स्ट्रगल रहता है। किसमें? जैसे कि ऊँट की पीठ में जो उभरा हुआ भाग रहता है ना, वैसे ही हमारी नाक में भी एक उभरा हुआ भाग रहता है। और एज वाइड एज द ब्रिज, जो एक ब्रिज के जैसे दिखता है ना, ब्रिज के जैसा वर्क करता है। शॉर्ट डिज़ाइंस टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक अ सेडल। उसी प्रकार जो चश्मा के दोनों वाला, जो दोनों के बीच में, चश्मा के बीच में जो एक उभरा हुआ पार्ट रहता है, तो वह उस सैडल में वह फिट बैठता है ब्रिज के जैसे। तो दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि दोनों एक दूसरे के लिए जैसे बने हों। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी मिलॉट कि चश्मा किसके लिए बनाया गया है? नोज़ के लिए बनाया गया है। Again, would you lordship a moment suppose tie a case has that happened and may be again that the vase of contents had not a nose. Pray who would or who could wear a spectacle then? फिर से लॉर्डशिप बोलती है, मुझे एक और मतलब क्षण दीजिए, बोलती है कि मैं प्रूफ कर पाऊँ कि ये स्पेक्टिकल है जो नोज़ के लिए बनाया गया है। तो वह बोलती है मिलॉर्ड, आप एक क्षण के लिए मान लीजिए कि बाय द वे नोज़ हमारी है ही नहीं है। तो जब नोज़ नहीं है तो फिर चश्मे को पहनेगा कौन? कैसे पहनेगा? कौन पहनेगा? ज़रा ये सोचिए, बोलती है।
इस प्रकार से वह ऐसे ऐसे अपने तर्क देती है कि लोग मतलब लगने लगता है कि नहीं, चश्मा किसके लिए बनाया गया है, नाक के लिए ही बनाया गया है। ऑन द होल इट अपीयर एंड माई आर्ग्यूमेंट सूट, इस प्रकार से मेरा आर्ग्यूमेंट कहता है विद अ रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कॉन्डेम दैट द स्पेक्टिकल पैनली वेरी मेड फॉर द नोज एंड द नोज वाज पैनली इंटेंट फॉर देम। इस प्रकार से बोलती है कि मेरा आर्ग्यूमेंट कहता है और मैं ये प्रूफ कर मतलब मैंने कर सकती हूँ कि यह जो बोलना चाहिए, मेरी जो रीजनिंग कहती है ना, मेरा दिमाग कहता है और इस कोर्ट को ही मानना चाहिए कि जो चश्मा है किसके लिए बनाया गया है, नोज़ के लिए ही बनाया गया है। अब देखिए देन शिफ्टिंग हिज साइड, अब अपना साइड चेंज कर लेती, क्योंकि अभी वो नोज़ की तरफ से बोल रही थी, अब वह किसकी तरफ से बोलेगी, आइस की तरफ से बोलेगी। ही प्लेस्ड अगेन इज बिहाफ ऑफ द आइस, अब वह आइस की तरफ से बोलती है। बट वाट वर हिज आर्ग्यूमेंट फ्यू पीपल नो फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे विल इक्वली वाइस, लेकिन वह जिस प्रकार से नोज़ के लिए बोल पाई टोंगे, उस प्रकार से वह आइस के लिए नहीं बोल पाई, है ना। तो सो हिज लॉर्डशिप डिक्रिएट विथ अ ग्रेव सोलेम स्टोन deceives the clear without one that whenever the nose put his spectacle on by daylight or candlelight eyes should be shut। इस प्रकार से बोलते हैं, जज बोलते हैं, एक ही टोन में बोलते हैं, बिना मतलब कि हर सबूत की तरफ से बोलते हैं कि जो स्पेक्टिकल है वो किसके लिए बनाया गया है, नोज़ के लिए बनाया गया है। चाहे वह आंखें चाहे बंद रहें, मतलब दिन रहे चाहे रात रहे, आंखें बंद रहे चाहे खुली रहे, नोज़ हमेशा नाक पे ही चश्मा हमेशा नाक में ही पहना जाता है। इस प्रकार से फिर आई शांत हो जाती है और नोज़ अपना केस जीत जाती है। इस प्रकार से चैप्टर हो जाता है एंड। ओके, थैंक यू।